धर्म अगर राजनीति में हो तो ये तो अच्छी बात होगी ना कि हाँ असल में वहाँ पे एक राम जन्मभूमि मंदिर था। ये हिंदू मुसलमान इशू नहीं है। आज के भी पुस्तकों में देखें, मैं सिर्फ अमीश लिखता हूँ, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। When women are on their periods, they shouldn't be allowed to worship. शबरीमला मंदिर पर क्या? अगर आप अपना तरीका मेरे ऊपर नहीं थोप रहे हैं। और कई ऐसी लड़कियां थी जिससे आप बंधवाने से कतराते थे। आपने सेक्शन 377 का नाम सुना है? हनुमान भगवान नहीं है। What do you think of that? सबसे बड़ा अगर कोई आपको हंसना फिर से सिखा दे, इट लुक्स लाइक अ ग्रैंड मूवी। कौन है एजाज खान? देखिए, कुछ विषयों पे मुझे लेफ्ट विंग करारा जाता है क्योंकि मैं विमेंस राइट्स, LGBT राइट्स पे बात करता हूँ। कुछ इश्यूज पे मुझे राइट विंग करा। नमस्कार, ओवर शेयरिंग विद द झुमरू के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं ऑफ कोर्स वेरी वेल नोन अमीश त्रिपाठी, ब्रॉडकास्टर हैं, ऑथर हैं और साथ ही साथ फॉर्मर डिप्लोमेट भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत 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 धन्यवाद आपका। हम इस वक्त गोवा में हैं बाय द वे दोनों। और इसीलिए आप थोड़ा मेरा जो सेटअप है वो भी अलग तरीके का देख रहे हैं। तो हमने इनकी फ्लाइट है, उससे जाने से पहले फटाफट इन्हें पकड़ लिया। हमें खींच लिया आपने। यहाँ पे रायन भी है कैमरा के पीछे। खूब BTS बना रहे हैं वो। हाँ, BTS बना रहे हैं, जिनसे हम चार्ज करेंगे अगर वो अपने इंस्टाग्राम में कहीं भी प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। तो देखिए, अब रायन थोड़ा संभाल के थोड़ा ध्यान रखें आप। आई होप आप लाइव नहीं है, नहीं तो आप सू हो सकते हैं। तो अमीश जी, सबसे पहले कमाल की आपकी कमांड है ओवर द लैंग्वेज। आप जो लिखते हैं, आप जो बोलते हैं, मुझे सबसे अच्छी बात जो आपके बारे में ये लगती है कि बहुत सारे जो क्रिएटिव लोग होते हैं, स्पेशली पॉपुलर लोग होते हैं, वो काफ़ी टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, संकोच थोड़ा रखते हैं, बट आप में वो हेजिटेशन नहीं नजर आती है, विच इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट। अब हाल फिलहाल में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। सबसे पहले तो आप बताइए मुझे, पॉलिटिक्स और रिलीजन, इसका मिक्स, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप एक डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, ऑफ कोर्स यू राइट अ लॉट ऑन रिलीजन। देखिए, ये ऐसा है हमारे परंपराओं में, क्योंकि देखिए रिलीजन जो है वो पंथ होता है। कई बार हम धर्म का अनुवाद रिलीजन कर देते हैं, जो एक्चुअली सही अनुवाद नहीं है। धर्म वो है जो पंथ के परे है, इट इज़ एक्चुअली बियॉन्ड रिलीजन। धर्म वो है जो समाज को बांधता है, जो यूनिवर्स को बैलेंस करता है, जो संतुलन रखता है। तो अगर धर्म हो राजनीति में, ये अच्छी बात है, क्योंकि धर्म आपको सिखाता है कि आप कैसे हर किसी को अपने साथ लेके चलें। पंथ का हर एक अलग अलग नज़रिया हो सकता है और उसमें कोई ख़राबी नहीं है। भारत एक आज़ाद देश है, हर किसी यहाँ पे कोई ये नहीं कहता कि भाई आपका पंथ गलत है, आप नर्क जाएंगे, हमारा पंथ सही है, हम स्वर्ग जाएंगे। ये भारत की तो परंपरा नहीं। तो हर किसी को हक है अपने पंथ पे, अपने पंथ के पथ पर चलने का, लेकिन धर्म पंथ के परे है। तो मैं ये कहूँगा कि धर्म अगर राजनीति में हो तो ये तो अच्छी बात होगी ना, क्योंकि अधर्म अगर राजनीति में आ जाए तो अब रावण जैसा हर्ष हो जाएगा। और मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब राम मंदिर की कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी थी, उसके आसपास आपने ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने किताब लिखी हुई है, आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं जब रिलीजन की बात होती है, तो जब आपने राम मंदिर के कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी के दौरान जो अपना आर्ट है या अपना जो वर्क है वो डिस्प्ले किया, देन ऑफ कोर्स देयर वर पीपल सेइंग कि इसकी टाइमिंग, एंड दे वर सेइंग कि यू आर काइंड ऑफ सपोर्टिंग। तो उस पर आपका क्या टेक था? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका अरुण। देखिए, इस विषय पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी, राम जन्मभूमि रिटर्न ऑफ अ स्प्लेंडेड सन। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। पता नहीं मैं टीवी चैनल बोल सकता हूँ आपके पॉडकास्ट पे? जी हो जाएगा। हाँ, तो जियो NDTV पे है, आप चेक कर सकते हैं। के लिए भी काम करता हूँ तो अरे बढ़िया, तो फिर NDTV पे डबल तो और जियो पे भी है, आप फ्री देख सकते हैं। अच्छा, देखिए, इस पर सबसे अच्छी टिप्पणी ये होगी, क्योंकि एक इंटरव्यू था के मोहम्मद साहब का राम जन्मभूमि ये डॉक्यूमेंट्री पे। के मोहम्मद साहब, पता नहीं आपने उनका नाम सुना है कि नहीं, लेजेंडरी आर्कियोलॉजिस्ट है। इतिहास में जो भी रुचि रखते हैं उनको के मोहम्मद साहब का नाम तो पता ही होगा। लेजेंडरी है, मतलब एक लेवल से परे हैं। नाम से ही साफ जाहिर होता है, मुसलमान हैं और केरला के हैं। उनका जो रिसर्च था कई हद तक उसने साबित किया, मतलब कई और रिसर्च भी थे, लेकिन उनके रिसर्च ने भी साबित किया कि हाँ असल में वहाँ पे एक राम जन्मभूमि मंदिर था। और उन्होंने एक इंटरव्यू में, ये जब हम उसके साथ जब रूबरू थे, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा देखिए बाबर तो उज़्बेकिस्तान से था, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, मेरा उससे क्या लेना देना है। तो उन्होंने कहा ये एक्चुअली हिंदू मुस्लिम
इशू नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, ये भारतीय विदेशी प्रॉब्लम था। तो एक अच्छा उन्होंने नज़रिया देखा। और एक्चुअली हम लोग जो शूट कर रहे थे, हमारे टीम में भी कई हिंदू थे, देश की एक वो झरोका उसमें मिलता है, लेकिन मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी, हमारे क्रू में जो हम शूट कर रहे थे। और कई के आंखों में आंसू आ गए थे जब के मोहम्मद साहब ने ये कहा, और ने कहा ये हम गलत नज़रिए से देख रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान इशू नहीं है, ये भारतीय विदेशी इशू है। बाबर उज़्बेकिस्तान से था, एक विदेशी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, तो उसका हम भारतीयों से क्या लेना देना है भाई, वो तो विदेशी था। अच्छा पर्सपेक्टिव है। और जब ये फैसला भी आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर हम खोदते चले जाएंगे तो एक के ऊपर एक बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सो ऑफ कोर्स देन इवेंचुअली यू नो द रूलिंग केम एंड हियर वी आर। आपने मुझे इंटरेस्टिंग एक और बात आपकी लगती है, और आजकल उसके बारे में अगेन बहुत ज़्यादा चर्चा है, कि आपने जब शुरुआती की बुक्स, आप अमीश नाम से ही जाने जाते थे ज़्यादा, तो एवरीबडी नोज योर अमीश त्रिपाठी। और आजकल कास्ट की बहुत बात हो रही है, तो आज भी आपका वही स्टैंड आपको लगता है कि आप मेरे आज के भी पुस्तकों में देखें, मैं सिर्फ अमीश लिखता हूँ। देखिए मेरा लीगल नाम अमीश त्रिपाठी है, उसे तो मैं बदल नहीं सकता, मेरे सब सर्टिफिकेट, सब ड्राइविंग लाइसेंस, सब पासपोर्ट पे भी तो वही है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपना एक छोटा सा एक स्टैंड ले लूँ, क्योंकि मेरी जो पुस्तकें हैं उस पर मैंने कहा है कि देखिए आपका जो स्टेटस होता है, आपका जो ओहदा होता है ज़िंदगी में, समाज में, वो आपके कर्म पर आधारित होना चाहिए, आपके जन्म पर नहीं। कई हमारे भारत में कई ऐसे सरनेम्स हैं जो संप्रदाय पर आधारित नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे सरनेम्स हैं जो संप्रदाय पर आधारित हैं। जैसे मेरा भी सरनेम एक संप्रदाय पर आधारित है। तो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा एक कदम लेता हूँ, एक छोटा सा एक स्टेप करता हूँ। मेरी पुस्तकों पर तो एटलीस्ट मैं ये सिर्फ अमीश लिखूँ। अगर आप मुझे जज करना चाहें तो मेरे कर्म पर देखिए, यहाँ मत देखिए कि जहाँ मैंने जन्म लिया था। और ये एक्चुअली भगवत गीता पर भी यही, श्री कृष्ण ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उन्होंने कहा था कि 4 वर्ण बने जो सिर्फ गुण और कर्म पर आधारित हैं। जन्म का नाम कहीं नहीं है वहाँ पे। तो आपके गुण और आपके कर्म पर आपका स्टेटस बनना चाहिए, आपके जन्म पर नहीं। राइट। तो आपको लगता है कि कास्टिज्म जो है उस पर, मतलब आप इस वक्त, आपका क्या टेक है कि भारत में क्या आज की डेट में, पहली बात है 2024, डू यू थिंक कास्टिज्म एग्जिस्ट? है तो, लेकिन बहुत कमज़ोर हुआ है। अच्छा। 1940s मतलब आज़ादी के ज़माने में आप देखें, उसकी तुलना में कई स्टेट्स में, कई प्रांतों में आप देखेंगे पिछली जाति के, शेड्यूल कास्ट के पावरफुल चीफ मिनिस्टर्स बने हैं। महिला भी, हमारे उत्तर प्रदेश में आप अगर देख लें तो मायावती जी, वो तो शेड्यूल कास्ट महिला वो बनी थी और बहुत शक्तिशाली चीफ मिनिस्टर थी। स्टेट पे भी, मतलब ये यूनियन में भी प्रधानमंत्री, हमारे जो आज के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं समर्थन या किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो भी पिछड़ी जाति के हैं। उनके पहले जो भी फुल टर्म प्राइम मिनिस्टर्स आए, सब के सब अपर कास्ट थे, सब के सब। उनके पहले ये सब हमारे सबसे पहले फुल टर्म बैकवर्ड कास्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनका समर्थन करें ना करें, मैं बस वो सिंबॉलिज्म की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात नहीं सिंबॉलिज्म की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, और अगर जहाँ तक आप ये नेशनल हेल्थ सर्वेज, नेशनल सैम्पल सर्वेज, इस सब में जो देखें, जो कई हद तक जो एजुकेशन लेवल्स, जो इकोनॉमिक लेवल्स, पूरे मतलब बैकवर्ड कास्ट में भी जिस हद तक बढ़ावा हुआ है, इजाफा हुआ है, 1947 के मुकाबले बहुत हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स उसके मुकाबले में तो बहुत हुआ है, बट क्या कर सकते हैं हम उस पर और काम करने के लिए? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कल्चर पर ज़्यादा लिखते हैं, जैसे आज भी अगर राजस्थान में कई इलाके हैं जहाँ पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है दूल्हों को, अगर वो बैकवर्ड क्लास है। सो क्या वर्क किया जा सकता है टू मेक दैट गो एब्सोल्युटली? देखिए मेरा मानना है कि जो भी इस क्योंकि देखिए कल्चर जो है, संस्कृति जो है, इट इज़ अपस्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिसीज़। आप जो संस्कृति के क्षेत्र में आप जो काम करेंगे, इसका आपको जो प्रभाव है आपको राजनीति में देखने को मिलेगा 10-15 साल बाद। तो हम सब जो संस्कृति के जगत में जो काम कर रहे हैं, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं ज़्यादातर तो मैं मतलब लेखक ही हूँ, लेकिन हाँ मैं चित्रपट मूवीज़ पे भी काम कर रहा हूँ, पॉडकास्ट में भी कर रहा हूँ। तो सब में जहाँ तक हो सके Must check out his podcast by the way, really interesting topics. Immortal India,
@author Amish, थोड़ा मार्केटिंग कर लेना चाहिए @author Amish यूट्यूब में। जैसे आप अलग अलग टॉपिक्स छू रहे हैं उसमें, एंड स्पेशली जो हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, जो हमारे देश की शान है, उन पर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग स्टोरी टेलिंग। नहीं, थैंक यू वेरी मच। और देखिए कई हद तक अगर हम अपने इतिहास को ठीक से समझें, और ये मैं सिर्फ जातिवाद पर बात नहीं करूँगा, अगर आप विमेंस राइट्स की भी बात कर दें, LGBT राइट्स की भी बात कर लें, अगर कोई इन विषयों पर इस तरह बात करे कि भाई ये तो अमेरिकी एक ऑथर है, ये पश्चिमी ये सभ्यता है, हमें पश्चिमीकरण करके उनकी तरह बन जाना चाहिए, तो भाई भारतवासियों पर आपका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारी प्राचीन सभ्यता ये कहती है, जैसे एक बहुत इंक्लूसिव एक लाइन है, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। एवरी मैन, एवरी वुमन, एवरी ट्रांसजेंडर, स्पेसिफिकली नपुंसक, every transgender, every living being, every plant, every animal, you give up deceit, love each other, you come to me, you are my people. Guess who said this? सोचिए, प्रभु श्री राम, रामचरितमानस में। अब बताइए, अगर हम ट्रांसजेंडर राइट्स, इनफैक्ट संस्कृत एंड इंडियन लैंग्वेजेस आर दी ओनली वंस ट्रेडिशनली विच हैव अ थर्ड जेंडर। इंग्लिश में थर्ड जेंडर था ही नहीं उनके ट्रेडिशन में, इसीलिए दे हैव टू यूज प्रोनाउंस लाइक दे देम। संस्कृत में वो जरूरत पड़ती नहीं है। भारतीय वी ऑल फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैड अ थर्ड जेंडर, ओके। और इंग्लिश में आप देखेंगे जब गॉड लिखा जाता है तो कैपिटल G लिखा जाता है। आपने देखा है, ग्रामर रूल है, अगर गॉडेस लिखेंगे तो स्मॉल g होगा, देखा है आपने। इट शोज द कल्चर ऑफ इंग्लैंड। आप संस्कृत में देखिए या कोई भी भारतीय भाषा में देखिए, आप देव देवी की बात कर रहे हैं वही शब्द होगा, त्वम, कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है। आप देव देवी अपनी बात करें उसमें भी कोई फर्क नहीं होगा, तो आपको भी त्वम कहा जाएगा। इट शोज द कल्चर नो दैट वी इमर्ज फ्रॉम। तो अगर हम आज की युवा पीढ़ी को ये समझाएं कि अगर आप विमेंस राइट्स पर गौर कर रहे हैं, अगर आप जातिवाद के खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप ट्रांसजेंडर राइट्स पर ये कर रहे हैं, तो आप किसी तरह अमेरिकन नहीं हैं, आप एक्चुअली ट्रूली इंडियन हैं। वेरी गुड पर्सपेक्टिव। तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा ना। एंड ये सब हमारे शास्त्रों में है, बस पढ़ने की ज़रूरत है और प्रचार करने की ज़रूरत है। वी नीड टू मार्केट इट। देखिए, इसमें युवा पीढ़ी की गलती नहीं है, उन बेचारों को कुछ सिखाया नहीं जाता है हमारी शिक्षा प्रणाली में। आर एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि किसी तरह पढ़ा लिखा के बच्चे को अंग्रेज बना दो, राइट। हम अपनी परंपरा कहाँ सिखाते हैं हम लोग। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। और क्योंकि अब आपने महिलाओं की भी बात की, अगेन प्रेजेंट डे में जब लोग लड़ाई करते हैं इस बात को लेकर कि व्हेन वुमेन आर ऑन द पीरियड्स दे शुड बी अलाउड टू वर्शिप, ऐसे मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? आपने कामाख्या देवी मंदिर सुना है? मैं गया भी हूँ वहाँ पे, अहोम में, असम में जी, गुवाहाटी के पास है। इट्स अ मेंस्ट्रुएटिंग गॉडेस, करेक्ट। और वहाँ पे उसकी पूजा की जाती है भाई। यही हमारी परंपरा रही है। देखिए, कुछ मंदिर हैं जहाँ पे सिर्फ कुमार जाते हैं, ओनली बैचलर्स। कुछ मंदिर हैं जहाँ पे सिर्फ महिलाएं जाती हैं। तो हमारे परंपरा में ये है कि हर किसी को अपनी पूजा अपनी प्रणाली के साथ करने का हक है। में तो आदमी भी जा सकते हैं। आदमी जा सकते हैं, लेकिन अंदर कौन जा सकता है? गर्भगृह में, especially during the menstruating time. That's only for women? हाँ. Then maybe then I didn't There go are there then. ऐसे मंदिर Because हैं I've been there. during the special period when the goddess bleeds. Okay, right. The goddess bleeds. तो और कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशली शाक्त मंदिर, जो शक्ति माँ के मंदिर हैं, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं। मेरी माँ जो हैं वो कात्यायनी गोत्र की हैं, तो शाक्त गॉडेस वर्शिपर। तो कई मंदिर ऐसे हैं और कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ पुरुष जा सकते हैं। शबरीमला मंदिर पर क्या? हाँ, क्या वहाँ वो भी तो वही है। देखिए, शबरीमला क्या है कि जो देव हैं वहाँ पे, जो अयप्पा स्वामी जो हैं, उस मंदिर में वो कुमार रूप में है, ठीक है। तो उस मंदिर में महिलाएं, मेंस्ट्रुएटिंग महिलाएं अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने कुमार मतलब बैचलरहुड का एक प्रण लिया है। लेकिन दूसरे मंदिर हैं अयप्पा स्वामी के, अयप्पा जी के, जहाँ पे महिलाएं जाती हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में लॉर्ड कार्तिक इज़ अ बैचलर, वहाँ पे महिलाएं लॉर्ड कार्तिक के मंदिर में नहीं जाती हैं। साउथ में अगर आप जाएं, तमिलनाडु, आप अपने जो भी दर्शक हैं उनसे पूछें, वहाँ पे लॉर्ड कार्तिक इज़ मैरिड, उनकी 2 बीवियाँ हैं, वल्ली जी और सेना जी। तो वहाँ पे महिलाएं अंदर जाती हैं। मेरी माँ, खुद मेरी माँ नॉर्थ में लॉर्ड कार्तिक के मंदिर के अंदर नहीं जाती हैं, साउथ में जाती हैं। देखिए, हर मंदिर की एक अलग परंपरा है। तो हमारे इसमें, हमारी परंपरा में क्या है
कि rather than everyone following one way, everyone has their own path, है ना, आपको जो पथ आपको सही लगे उसमें आप चलिए. That's the tradition. सिंस हम इस टॉपिक पर हैं, हमने LGBT जैसे some traditions in our धार्मिक वे are completely non-violent. आपने देखा, मेरी पत्नी तो जैन है, तो उनके जो स्ट्रिक्ट मॉन्क्स हैं वो तो अपना माउथ भी कवर कर लेते हैं ताकि कोई जर्म्स भी ना जाए अंदर. लेकिन some traditions are not anti-violent. वहाँ पे तो बलि प्रथा भी होती थी in temples, correct? Animals would be sacrificed. The liberalism in our way is that you can have multiple paths. And you don't judge my path, I will not judge your path. If you ask me, this is true liberalism. As compared to, say, जो पश्चिमी देशों में आप देखते हैं, वो उनका मानना है कि उनका जो तरीका है वही लिबरलिज्म है. By the book. हाँ, नहीं, और मैं मॉडर्न लिबरल्स की बात कर रहा हूँ. जैसे मेरी एक संवाद छोड़िए, विवाद हो गया था, डिबेट हो गया था एक वेस्टर्न लिबरल के साथ. मैं यूके में 4 साल था. वो कह रहा था कि वेस्टर्न पश्चिमी देशों ने जो लिबिया और इराक का इन्वेजन किया था, वो आपको मालूम है, उन्होंने, और लाखों लोग मारे गए बेचारे अरब वहाँ के, करेक्ट. वो कह रहे थे कि हम ट्राई कर रहे थे कि हम उन बेचारे देशों को लिबरल बना दें हमारी तरह, ताकि वो 72 जेंडर्स माने और ये माने. मैंने कहा, भाई आपको किसने हक दिया? आप अपना काम करो ना. उस देश को आप कुछ फ़ायदा हुआ उसका? तो इसे आप लिबरल कहेंगे क्या? लिबरलिज्म का मतलब ये है कि अगर आप अपना तरीका मेरे ऊपर नहीं थोप रहे हैं तो मैं अपना तरीका आपके ऊपर नहीं थोपूंगा. यही तो लिबरलिज्म है. और हमारे भारत में ये परंपरा है. लेकिन आप देखेंगे कि हमारे भारत में मेनी पीपल, वी डोंट जस्ट टॉलरेट ईच अदर, वी एक्चुअली सेलिब्रेट ईच अदर. जैसे आप हमारे मुंबई में देखेंगे, ये वहाँ पे जो हाजी अली दरगाह जो है, आप फ्राइडे को छोड़ दीजिए, अलग दिन में ज़्यादातर एक्चुअली हिंदू क्रिश्चियन दिखते हैं वहाँ पे. आप मदर मेरी चर्च चले जाइए, आप संडे को छोड़ दीजिए, नॉर्मली एक्चुअली ज़्यादा हिंदू आपको दिखेंगे मदर मेरी चर्च में. आप राखी फेस्टिवल को देखिए, हिंदू फेस्टिवल है. मैं जेवियर्स कॉलेज में था, वहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं सब सेलिब्रेट करते थे, वो टीका भी लगाते थे, करेक्ट. कई ऐसी लड़कियां थी जिससे आप बनवाने से कतराते थे. तो क्या है, शाहरुख खान का शाहरुख खान का लाइन है ना, पटी तो पटी वरना राखी. I don't know what the dialogue is, but yeah, but we also. But ये तरीका था, यही हमारे, this is liberalism, no? Right. लेकिन अगर मैं कहीं चला जाऊं कि नहीं, राखी हिंदू फेस्टिवल नहीं है, कोई अगर वो कहे, दैट इज नॉट लिबरलिज्म. आप अपना तरीका इसमें पूछ रहे हो. बहुत लोग जब कहते हैं कि अरे हमारे देश में ये लड़ाइयाँ होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, दिस एंड दैट, आई ऑलवेज टेल देम कि जितनी भाषाएं, जितने अलग अलग तरीके की वेशभूषाएं हम पहनते हैं, जितनी अलग अलग तरीके के हमारे खाने हैं, धर्म है, और धर्मों में आगे कितनी डिविजन है, उस हिसाब से इट्स नथिंग. आप डेटा देखिए तो ऑन अ पर कैपिटा बेसिस वायलेंस भारत में पूरे दुनिया भर में एक्चुअली इज इन द लोएस्ट क्वार्टाइल ऑन अ पर कैपिटा बेसिस. देखिए, अगर आपको टोटल ही देखना है, हमारी 140 करोड़ की आबादी है यार. We have the highest number of graduates. We have the highest number of uneducated also, obviously. But as a percentage of population, English बहुत कम है. करे as a percent, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है भाई. अगर 140 करोड़ की आबादी है, कुछ तो पागल मिल जाएंगे यार, करेक्ट. लेकिन ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं, हर संप्रदाय के, आई एम नॉट सेइंग एनी रिलीजन, एवरी सिंगल रिलीजन के मेजॉरिटी जो लोग हैं, दे आर एक्चुअली लिबरल, इंक्लूसिव, पीसफुल. इसीलिए हमारा देश स्टेबल है, क्योंकि आर स्टेट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव ना. कितने पुलिस लोग हैं यहाँ पे? अगर हम सीरिया जैसे होते, आप कंट्रोल कर पाते क्या? स्टेट की इतनी कैपेसिटी नहीं है. ये दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई लव आवर कंट्री. इट्स द पीपल आर देमसेल्व्स ऑन एवरेज एक्चुअली इंक्लूसिव एंड लिबरल. राइट. एंड हमारे देश में सेक्स को भी टैबू माना जाता है, और उस पर भी बहुत सारे हिस्टोरियंस या जो लोग कल्चर पर लिखते हैं, धर्म पर लिखते हैं, वो कहते रहते हैं कि हमारे संस्कृति का हिस्सा रहा है. तो उस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि आज की डेट में भी 2024 में भी स्पेशली ऑन द इंटरनेट, इफ वुमेन आर टॉकिंग अबाउट सेक्स, दे आर लुक्ड डाउन अपॉन. तो आपका उस पर क्या कहना है? आपने सेक्शन 377 का नाम सुना है? वो जो एक्चुअली अननेचुरल सेक्स को, इट्स नॉट जस्ट जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे. एग्जैक्टली. आप सिंगापुर में जाए, मलेशिया में जाए, कहीं भी इट्स अ सेम सेक्शन 377. क्योंकि वो एक ग्लोबल लॉ था जो पूरे उनका जो भी ब्रिटिश एम्पायर था सब जगह लगा दिया गया. और अननेचुरल सेक्स सिर्फ
मेल मेल या फीमेल फीमेल पे नहीं, मेल फीमेल में भी अगर कोई अननेचुरल सेक्स हो तो दैट इज ऑल्सो बैंड, Right. दैट इज द ट्रेडिशन, दैट इज द लॉ। तो ये एक्चुअली अंग्रेज़ों के प्रभाव से हमारे देश पर हुआ। अगर आप हमारे विक्टोरियन वैल्यूज। हाँ, अगर आप हमारे प्राचीन परंपराओं को देखें तो उसमें सेक्स इज़ नॉट टबू, बट सेक्स का कुछ क्या है, ऑब्सेशन भी नहीं है, इट्स सेंट्रल, राइट। मैं आपको एक बात बता दूं, एक फ़लसफ़ा होता था हमारे प्राचीन इसमें कि अगर इंसान को अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो उसे 4 पुरुषार्थ पर प्राप्ति करनी पड़ेगी। पहला है धर्म, धर्म वी नो इट्स नॉट रिलीजन, ठीक है। अर्थ, अर्थ इज वेल्थ, पावर, एवरीथिंग, द एंटायर पैकेज, ठीक है। अगर इकोनॉमिक, हाँ, क्योंकि भारत इतने सालों के लिए गरीब था, हमारा देयर इज नो नोबिलिटी इन दैट, वी हैव टू बी पावरफुल एंड वेल्दी। थर्ड इज कामर, which is all the pleasures of life, not just sex but music, dance, everything. हमारा नाट्य शास्त्र, we had every sense should be celebrated. And fourth was मोक्ष, जब आपको ये from the cycle of rebirths आपको मुक्ति मिल जाए, आपको चारों पे प्राप्ति करनी पड़ेगी, not obsession with anyone. अगर आप सिर्फ you'll see so many people वो सिर्फ काम के पीछे भाग रहे हैं, मॉल्स में बिताते रहते हैं, या पता नहीं ये आजकल के ज़माने में वो सिचुएशनशिप्स, भगवान जाने क्या क्या होता रहता है, ठीक है। आप देखेंगे कई जो युवा पीढ़ी हैं ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, 5 साल बाद आप देखेंगे खुश हैं क्या? वो खुशी तो नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली अगर आप सिर्फ ये कर रहे हैं और इससे ऑब्सेस्ड हो गए हैं तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन आपको धर्म का भी मार्ग पकड़ना पड़ेगा, अर्थ का भी मार्ग पकड़ना पड़ेगा। कुछ काम करिए, कमाइए। सिमिलरली अगर आप सिर्फ अर्थ कर रहे हैं, यू आर वर्किंग 7 days a week, 14-15 hours a day, you earn tons of money and you get a heart attack at age 35, क्या फ़ायदा उस ज़िंदगी का? ट्रू, करेक्ट। तो आर ट्रेडिशन वॉज चारों में बैलेंस होना चाहिए, दैट इज़ आर ट्रेडिशन, ना टबू ना ऑब्सेशन। राइट। अब बात कर लेते हैं, सिनेमा हमारे देश में बहुत बड़ा मीडियम है, और जब ब्रह्मास्त्र आई तो उसके डायलॉग्स को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ऐसा लगा कि धर्म को मॉडर्न वैल्यूज के साथ मर्ज किया गया। सबसे पहले तो आपका क्या टेक था? आपने देखी थी, हाउ डिड यू फाइंड इट? यू हैव ठीक था, रिटन, मेरे हिसाब से तो ठीक था। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। देखिए मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरी मूवी के लिए मनोज मुंतशिर जी को काफ़ी हेट मिला था, और वो उस टॉपिक पे तो आपने बहुत लिखा, आपने किताबें भी लिखी हैं। मेरी पुस्तकों पे आपने कभी कंट्रोवर्सी देखी है? नहीं। आप गूगल कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगी। देखिए मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मैं समर्थक हूँ, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट अपनी पुस्तक, अपनी चित्रपट, अपनी मूवी, किसी में भी अगर वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखा रहा है, तो भाई दर्शकों को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि वो आलोचना करें, वो हिंसा नहीं कर सकते, वो गलत बात है। जो पेरिस में हुआ, जो पाकिस्तान में आजकल होता है, वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को बात करके आलोचना करनी है तो वो भी उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो फिल्म्स या बुक्स में अलग इंटरप्रिटेशन लाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी नहीं होती। मेरा मानना है कि अगर आप इज्जत के साथ अलग इंटरप्रिटेशन भी करें, भारतीयों का दिल इतना उदार है, वो एक्सेप्ट करते हैं। मैं सिर्फ अपनी पुस्तकों का मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मेरी पुस्तकें तो बाय गॉड्स ग्रेस कई 70-75 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं, कॉपीज बिक चुकी हैं। इट्स नॉट रियली अ सीक्रेट। आप गूगल करेंगे, 70 लाख से ज़्यादा, आप गूगल करेंगे, आपको कुछ कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, अगर कोई, और ये मैंने ये उदाहरण एक्चुअली कई बार मैंने पब्लिक में बोला भी है, अगर आप किसी बॉलीवुड प्रोड्यूसर को जाएं और उसे बोलें कि आप एक ऐसा सीन दर्शाएं, एक ऐसा सीन शूट करें जहाँ पे जो मेन हीरो है वो एक शिवलिंग का बेस तोड़ता है, फिर शिवलिंग को अपने कंधों पे उठाता है, फिर उसे लेके वाटरफॉल के नीचे वो रख देता है, वो बॉलीवुड प्रोड्यूसर क्या बोलेगा? पागल हो गया क्या, मेरा घर जल जाएगा। लेकिन राजा मौली के हाथों में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स इन इंडियन सिनेमा। तो अगर आप श्रद्धा से, रिस्पेक्ट के साथ आप अलग इंटरप्रिटेशन दिखाते हैं, भारतीयों का दिल इतना उदार है, वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट के साथ करना चाहिए। तो जैसे क्योंकि मैं वही अभी गूगल कर रहा था कि क्या वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी, तो क्योंकि आदि पुरुष में मैं देखा था जो हनुमान जी के डायलॉग्स थे उससे लोग बहुत ऑफेंड हुए थे, और उसके बाद मनोज जी ने कहा था हनुमान भगवान नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? ये
पता नहीं उन्होंने ये कहा था कि नहीं, No, he लेकिन said. देखिए मैं तो मानता हूँ कि हनुमान जी भगवान हैं। इनफैक्ट परंपराओं में ये कहा जाता है कि हनुमान जी शिव जी के अंश हैं। सिर्फ वैष्णव पंथ के नहीं, हम शिव पंथों के लिए भी हनुमान जी बहुत आराध्य हैं। वी वर्शिप हिम ग्रेट डील एंड वी सर्टेनली थिंक he's a god. So we also have Amish ji's wife here in the room, Shivani ji there. So आप बताइए, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, उनका कितना प्रभाव रहा है आपके काम पर? What does she do? What is your bond like? अरे बहुत प्रभाव रहा है। देखिए वो क्लासिकल डांसर हैं, कथक डांसर हैं, लेकिन अभी वो मुझे नचाती हैं। और हमारा जो कार्यक्रम पुस्तकों को आप ये जो लेखन जो है वो मैं खुद ही लिखता हूँ, लेकिन जो बाकी जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट, फिल्म जो लॉर्ड कृष्णा के ऊपर जो फिल्म जो बन रहा है, इसके बारे में भी वीडियो बताइए गेम, इसके बाद, जी। उस सब प्रोजेक्ट्स में आप कह सकते हैं कि शिवानी तो हमारी बॉस है। 3 स्ट्रॉन्ग प्रभाव बताइए उनके आपकी ज़िंदगी में या काम में। 3 अच्छी क्वालिटीज़ जो आप में आ गई, या फिर 3 अच्छी चीज़ें हुई जो आपकी ज़िंदगी में उनकी वजह से। सबसे बड़ा, वो 3 तो छोड़िए, सबसे बड़ा अगर कोई आपको हंसना फिर से सिखा दे। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत एक कठिनाई का समय आया था कुछ 6-7 साल के लिए। हमारे परिवार में, हमारे पूरे परिवार के लिए, कुछ परिवार के कुछ जन उनकी मौत हो गई थी, और कुछ की तो बहुत दुखद तरीके से मौत हो गई थी, और एक के बाद एक होता रहा। ये 6-7 साल तक बहुत बुरा समय रहा हमारे परिवार के लिए। सबके करियर्स अच्छे चलते रहे, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा पर्सनल लाइफ है, और वहाँ पे बहुत किस्मत के बहुत प्रहार होते हुए, और मैं लंदन में था, दुखी था, अकेला था, और शिवानी ने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीना सिखाया। इससे बड़ा तो और क्या प्रभाव हो सकता है सच्ची में। वो सबसे बड़ा उनका प्रभाव। वाकई that's actually actual love. वो एक प्यार की अच्छी परिभाषा है। हाँ, मैं आई एम ग्रेटफुल टू हर। And all of a sudden a little emotional as well. नहीं सिनेमा की बात कर लेते हैं, थोड़ा जो गियर्स हैं वो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम इमोशनल टू योर वर्क। ब्रह्मास्त्र हमने देखा कितना बड़ा सक्सेस उसे मिला, और ऑफ कोर्स वो अब एक फ्रेंचाइज में कन्वर्ट हो गई है। मुझे लगता है इस जॉनरा को बहुत ज़्यादा लोग सराहते हैं, और मॉडर्न इंडिया रियली वांट्स टू have their own Reconnect with our stories. roots, हाँ, and also our own stories, हाँ, right? हमको Our own अपनी कहानी big सुननी, series, हाँ, हाँ। तो अब आप उसमें बताइए कि क्योंकि आप इतने अच्छे लेखक हैं, तो आगे अब क्या when it comes to movie, तो उसमें कहाँ देखेंगे हम अमीश को? देखिए इसमें कई प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कृष्ण भगवान के ऊपर एक चित्रपट बन रही है, एक मूवी बन रही है, राधा रमणम। हार्दिक गज्जर जो देवों के देव महादेव प्रोजेक्ट में थे, वो इसके निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, क्रिएटिव लैंड प्रोड्यूसर है। मैं क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। शूटिंग शुरू हो गई है। कृष्ण भगवान की कृपा रही तो 2026 तक लोकार्पण हो जाएगा। किरदार कौन? एक्चुअली हमने डिसीजन ये लिया है कि ज़्यादा पैसा प्रोडक्शन में लगाएंगे। हाँ, अभिनेताओं पर नहीं। तो जो एक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली बहुत कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उनका एक्चुअली ऑलमोस्ट फर्स्ट रोल्स है, तो वो अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं उसमें। So, भगवान श्री कृष्ण को भी कोई न्यू फेस निभाएगा। एग्जैक्टली। तो इसमें क्या होता है कि आपका कोई प्री कंसीव नोशन भी नहीं होता है, और सेट्स जो जिस स्केल पे बनाए जा रहे हैं, मतलब इट लुक्स लाइक अ ग्रैंड मूवी। तो ये एक्चुअली एक स्ट्रेटेजिक कॉल है, मेरे हिसाब से अच्छा स्ट्रेटेजिक कॉल है। क्योंकि देखिए अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं मूवी पर, तो वो पर्दे पर दिखना चाहिए कि इट इज़ अ बिग बजट मूवी। ऐसा नहीं कि भाई 60-70% उसका बजट बस कुछ अभिनेताओं को चला गया है, तो फिर सेट्स के लिए या म्यूज़िक के लिए या राइटिंग के लिए इतना पैसा बचता नहीं। तो दैट इज़ ये 2026 तक आ जाएगी। मेरी एक पुस्तक है लेजेंड ऑफ सुहेल देव, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, एक डायरेक्टर भी जुड़े हैं उसके साथ, तो होपफुली उसका भी कॉन्ट्रैक्ट कुछ महीनों में साइन हो जाएगा। 3-4 महीने में फिल्म होगी। अगेन फीचर फिल्म? हाँ, फीचर थिएट्रिकल रिलीज वही योजना तो वही है, देखते हैं। और शिवात राय और रामचंद्र श्रृंखला जो है उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन है, थोड़ा समय लगेगा। एक और प्रोजेक्ट जो है जो फिल्मों से भी बड़ा है, आपको मालूम होगा, आप तो युवा पीढ़ी के हैं, तो वीडियो गेम्स इज़ एक्चुअली इवन बिगर देन मूवीज़।
मुझे नहीं मालूम था। मैं 50 साल का हूँ, थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ। लगते नहीं है लेकिन इतना झूठ बोलेंगे तो सेल्स में होना चाहिए, पॉडकास्टिंग में नहीं। देखिए मतलब सिर्फ अगर ग्रे बालों से लोग गैस करने लग गए तो फिर तो मुझे भी लोग 50 का बोलेंगे, बिकॉज मेरे भी बहुत ग्रे बाल है, बट आई थिंक माइनस दैट यू डोंट लुक 50। अरे वेल, थैंक यू। तो मुझे मालूम नहीं था कि वीडियो गेम इतना बड़ा है। तो एक प्रपोजल आया था मुझे, एक अंग्रेज़ी फ्रेंच कंपनी है, एक वीडियो गेम बनाने के लिए रामायण के ऊपर आधारित, और ये मोबाइल वीडियो गेम नहीं, पूरा वो जो AAA गेम जो कहते हैं प्ले स्टेशन पे, बिग स्केल। तो उस पर काम शुरू हो गया है और मैंने भी प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया है। तो इसका भी योजना ये है 2026 शायद 2027 तक लोकार्पण हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। और तो आप दिस पहले अ गेम बेस्ड ऑन द रामायण। ओके, आप पहले बैंकर थे, राइट? एंड देन यू उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। व्हाई डू यू से दैट? ऐसे क्यों? अरे यार, लोग कोई भी कहते हैं अरे यार बैंकिंग की नौकरी तुम लोग सालों। पर आपने क्या उसके बाद जंप लिया मतलब? और आपने किसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मैं वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं आता था। तो आपने जो किताबें लिखी वो अपनी जॉब में रहते हुए लिखी? पहली 2 पुस्तकें आपने उसी जब रॉयल्टी चेक पगार से ज़्यादा हो गई तभी मैंने इस्तीफा दिया। तो बोरिंग। बहुत सारे यंग राइटर्स होंगे या बहुत सारे ऐसे यंग लोग होंगे जो करियर में तो हैं, वो उनकी पसंद का नहीं है, बट उन्हें कुछ और करना है जो उनका पैशन है। उनको क्या सलाह देंगे? पहले तो सिर्फ राइटर्स को, एंड देन ऑफ कोर्स एक जेनेरिक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, बट मैं ये भी करता हूँ, गिटार बजाता हूँ, मैं गाने लिखता हूँ, मैं कैसे वो करूँ। तो मुझे लगता है कि आप परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। तो पहले तो यंग राइटर्स, क्योंकि राइटिंग शुरू में आई नो बहुत ज़्यादा पे भी नहीं करती। नहीं, और दुख की बात है कि कई राइटर्स दशकों बाद भी उतना नहीं कमाते हैं। देखिए, एक तो क्रिएटिव, अगर आप कोई भी क्रिएटिव या स्पोर्ट्स या इस जगत में अगर आप जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि 99%, 99%, शायद उससे भी ज़्यादा भी इतना भी नहीं कमाएंगे कि महीने के अंत में उनका जो बिल्स हैं वो चुका पाएँ। लेकिन जो 1%, 0.5% होंगे वो इतना कमाएंगे जहाँ कभी अंदाज़ा भी नहीं था। तो ये फील्ड जो है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। नहीं तो अगर आप बैंकिंग, आईटी उस फील्ड्स में जाएं तो हर किसी को कुछ अच्छा पगार मिल जाता है, आपको बोनस मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, क्राइटेरिया। क्रिएटिव फील्ड में वो वैसा नहीं है, और ये किस्मत पर आधारित है। देखिए, आप में हुनर होगा लेकिन यार उस समय किस्मत चली नहीं, कुछ हुआ नहीं, क्या कर सकते हैं? करेक्ट। तो अगर ये वातावरण है तो आपको अपने निर्णय कैसे लेने चाहिए? मैं हरदम ये सलाह देता हूँ कि आप ज़िंदगी के जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, आप मंजिल का डिसीजन अपनी दिल की सुन के करें, लेकिन जो रास्ता नापना है उसके लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। मैं थोड़ा मतलब विस्तार में समझाता हूँ। जैसे अगर मुझे लेखन करना है, मुझे पुस्तक लिखना है, अगर मैं अपनी दिल की आवाज़ को दबा दूँ, छोड़िए मैं बैंकिंग ही करने वाला हूँ, तो मैं दुखी होऊंगा। ठीक है, शायद 45 साल तक, मैं 50 साल तक मैं CEO भी बन जाऊँ, बहुत करोड़ों कमाऊँ, लेकिन मैं दुखी रहूँगा। ठीक है, तो दिल को दबाना नहीं चाहिए। तो मंजिल क्या थी? लेखन करना है। लेकिन दिमाग का इस्तेमाल क्या कि ऐसा नहीं कि भाई मुझे लेखन करना है, मैं अगले दिन अपने बॉस को जाके लात मार दूँ, भाग यहाँ से। मैं अपने आप को डिस्कवर करने वाला हूँ, झोला उठा के और फिर अपने बेटे को कहूँ, बेटा थोड़ा भूखे मरो क्योंकि डैडी वांट्स टू डिस्कवर हिमसेल्फ। ये गैर जिम्मेदारी हरकत होगी ना। तो मैंने क्या किया कि 6-7 साल तक मैंने बैंकिंग की नौकरी भी की और लेखन भी किया, बुक्स को प्रमोट भी किया। तो उस ज़माने में मैं 7 दिन काम करता था, 15-16 घंटे। लेकिन अभी अगर दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, दिल का भी इस्तेमाल करना है, तो बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना। तो मैं हरदम ये सलाह देता हूँ कि अगर आपकी दिल की आवाज़ है, बिना सोचे समझे कूदिए मत। ठीक है, दिमाग का भी इस्तेमाल करिए। मम्मी डैडी ने जायदाद छोड़ी है तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों में, क्योंकि 1991 के पहले भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी थी, किसके पास पैसा होता था? तो ये बैलेंस हरदम रहना चाहिए। ऐसे अगर आप निर्णय लेंगे तो खुश रहेंगे। ओके, बैलेंस रहना चाहिए हरदम। ओके, ठीक है। अभी अगर जाते जाते आप हमें कोई रिकमेंडेशन दे बुक की जो आपकी लिखी हुई ना हो और भारतीय लेखक हो, तो किसे आप रेकमेंड करेंगे कोई एक किताब? देखिए, मैं महीने में कम से कम 5-6 पुस्तकें पढ़ता हूँ और इस रफ्तार से मैं दशकों से, फॉर डेकेड्स आई हैव बीन रीडिंग एट दैट पेस। तो पूरे मतलब ऑल टाइम ग्रेट कहना बहुत मुश्किल होगा, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो मैं
इस नॉर्मली जवाब का जवाब ऐसे देता हूँ कि जो रिसेंट में मैंने जो पुस्तकें पढ़ी हैं उसमें कौन सी अच्छी है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ विक्रम संपत की, टीपू सुल्तान के ऊपर, नॉन फिक्शन बुक है। मैं ज़्यादातर नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, थोड़ी मोटी पुस्तक है लेकिन बहुत अच्छी है। तो आपके पाठकों को मैं रेकमेंड करूँगा, आपके दर्शकों को। सॉरी, आई ऑल्सो लव नॉन फिक्शन। और आपकी हिंदी बहुत साफ है। और आखिर में हम एक सेगमेंट करते हैं जिसमें हम अपने जो गेस्ट होते हैं उन्हें पंजाबी वर्ड सिखाते हैं। ओए होए। पर आपसे अगर हम एक हिंदी वर्ड सीखें, देन ऑफ कोर्स इन एक्सचेंज आई ट्राई टू टेल यू अबाउट अ पंजाबी वर्ड। बट आई थिंक आपका बेस चंडीगढ़ में भी रहा है कुछ समय। ना, चंडीगढ़ तो मैं गया हूँ कई बार। अच्छा। लेकिन मेरे पिताजी का परिवार वाराणसी का है। माँ जी चंडीगढ़ से ग्वालियर आपका का। कोई वो नहीं, ना। I don't know why, मैं पैदा I हुआ था think। मुंबई में, अच्छा, फिर उड़ीसा, तमिलनाडु सब जगह गया हूँ। लेकिन ओके तो मुझे लगा कि शायद आपको पता लग जाएगा वो वर्ड। बट एनीवे, आप पहले हिंदी वर्ड से कोई हमें एक हिंदी वर्ड सिखाइए जो बढ़िया हो। अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो तो मैंने कहा भी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ Freedom of एक्सप्रेशन। expression। अच्छा वर्ड है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ओके, पंजाबी वर्ड जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है, सो देयर इज अ वर्ड लीड़े। लीडे, लीड़े लीड़े, लीड़े इज क्लोथ्स, Clothes। कपड़े। या लीडे, या बट इट्स अगेन बहुत पहले लोग Yeah, यूज करते थे। लीड़े। हाँ, अब ये गायब हो गया है शब्द, वैसे लोग लीड़े। नहीं। बट हाँ, बातों बातों में लोग कह रहे थे मैं कपड़े लीड़े बना, या लीड़ा लत्ता इज आल्सो दे से, व्हिच इज कपड़े लीडे। लीड़े। चलिए, लीडे। लीड़े मस्त पहने हैं इन्होंने। और आखिर में मेरा एक सवाल, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी रखते हैं, आप डिप्लोमेट रह चुके हैं, आज के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको लगता है कि थोड़ा सा वाइल हो गया है जब लोग आपस में बात करते हैं, पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर अटैक करते हैं, रिएक्ट करते हैं? डू यू थिंक इट हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स और इट्स देखिए, फाइन? हमारे भारत में परंपरा हरदम ये रही है कि जब भी कोई डिबेटिंग करता है, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट नेता हैं, वो एक दूसरे विचारधारा की लड़ाई है। एग्जैक्टली। अरे वाह, बड़ा सुंदर शब्द आपने, आपकी हिंदी भी अच्छी है। सीख रहे हैं। तो देखिए, हमारे ट्रेडिशन में जब भी ये डिबेट होता था, कई बार लोग भावुक हो जाते हैं, थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं, ये कई बार होता है। लेकिन हमारी परंपरा में आप देखें, ये हिंसा पर कभी बहुत कम तब्दील होती है। तो देखिए, अगर बातचीत ही हो रही है, विवाद ही हो रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, विचारधारा का विवाद होना चाहिए। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। अमेरिका की खैर पॉलिटिक्स तो वो बहुत तो अलग ही है, नीचे गिर गई अब मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं डिप्लोमेट रहा हूँ तो विदेशी पर टिप्पणी नहीं करूँगा। तो इसमें देखिए, अगर विवाद ना हो, संवाद हो, तो मेरे हिसाब से बेहतर है। लेकिन मैं कौन होता हूँ दूसरों को कहने और वाला? लोग जो लेकिन बहुत ज़्यादा- मैं ये कहूँगा कि आपको अगर डिबेटिंग करना भी है, हरदम ये मैनर्स रहना चाहिए। देखिए, मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन वो शब्दों की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर वो आप करें तो आप ही फायदे में रहेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, इफ़ यू स्पीक विद मैनर्स यू विल बी सरप्राइज, सामने वाला कितना सुनने को तैयार है। लेकिन आप पहले से ही कुछ अब सब निकाल देंगे, कुछ गाली गलौज कर देंगे, तो सुनने वाले पहले ही उसके कान बंद। थॉट चाहे जितना मर्जी अच्छा हो या स्ट्रांग हो पॉइंट। और एक ये आई थिंक नाट्य शास्त्र में लिखा होता कि शब्द वो बाण है, जब एक बार निकल गए तो वापस नहीं लिए जाते, वापस नहीं आ सकते। और बाण, जो शब्दों के बाण, वो असली बाण से भी ज़्यादा घाव करते हैं। ये हमारे पूर्वज कह गए थे। तो विचारधारा की विवाद में भी कुछ कठिनाई नहीं है, मैनर्स हरदम रखनी चाहिए। एंड इसकी अदर साइड ये है कि जैसे ये तो हो गया कि जहाँ लोगों की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग फॉलोइंग जिनकी ज़्यादा है, या जो लोग बहुत रिलीजियसली किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, उनको भी बहुत हेट मिलता है। जैसे एक वर्ड बहुत पॉपुलर है भारत में, भक्त। अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है तो उसे भक्त कह दिया जाता है और लोग उस पर ऑफेंस ले जाते हैं। तो वैसे ऐसे नाम देना या इस भक्त टर्मिनोलॉजी को आप कैसे देखते हैं? मैं हरदम ये कहता हूँ कि ट्विटर की जगत से आपको बाहर निकलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्विटर खराब है, उसे बंद कर देना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, उधर भाई एलॉन जिसको मस्क जी को झटका मिल भाई गया था। जिसको अरे मैं कौन हूँ भाई? बट जिसको वहाँ पे संवाद करना है, विवाद करना है, बातचीत करना है, वो करें। लेकिन दुनिया ट्विटर के बाहर है, दुनिया इंस्टाग्राम के परे ये है। आप किसको कह रहे हैं, जो भक्त कह रहे हैं या जिनको भक्त मैं कहा जा रहा आम इंसान की बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए, कितने लोग हैं ट्विटर पे, कितने लोग हैं इंस्टाग्राम में, भारत की आबादी के तौर पर। तो अगर आप भारत को जज करना चाह रहे हैं तो ट्विटर इंस्टाग्राम को मत देखिए प्लीज़। सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं है हमारे
हमारे मतलब सोशल कॉन्वर्जेशन में ज़्यादातर जो सोशल कॉन्वर्जेशंस जो भारत में होते हैं, राजनीति पर भी, वो छोटे सभा में होते हैं, वो रैलीज़ में होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे मर्यादा थोड़ी तो होती है ना। काफी सेफ आंसर दे दिया वैसे। नहीं, ये सच है, मैं कह रहा हूँ। आप No, I was जैसे asking जैसे कि जिन मैं लोगों को- जैसे मैं एक पूछ लूँ, कोई कई लोग अगर कोई ये कहे कि इंस्टाग्राम पे आपके जो फॉलोअर्स हैं, फेसबुक में जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, वही आपके असली फ्रेंड्स हैं, आप मानेंगे नहीं, ये बकवास बात है। फेसबुक पे के जो फ्रेंड्स हैं वो आपके असली फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं आप क्विकली बता देना चाहता हूँ, एजाज खान जिनके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन्हें 110 वोटें पड़ी हैं। कौन है एजाज खान? मुंबई से ही वाज फाइटिंग इलेक्शंस दिस अच्छा, टाइम। तो ये दर्शाता है, मिलियन फॉलोअर्स एंड ही गॉट 110 तो वोट्स। ये वही बात दर्शाता है। तो मैं हरदम ये कहता हूँ कि देखिए, आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस, सोशल मीडिया पढ़ना है पढ़िए, लेकिन उसको सच्चाई मत मानिए, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई एक्चुअली रियल लाइफ में है, और स्पेशली भारत में। तो सोशल मीडिया में कुछ गाली गलौज हो रहा है भाई, कुछ लोग कभी कभार, मैं तो बहुत शांत स्वभाव का हूँ, कई बार मुझे भी लोग कहते थे, मैं कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, मैं उसे नज़रअंदाज कर देता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप असली ज़िंदगी में देखिए। But since you talk about, last question, I know we are running out of time. Last question, since you talk about religion and Hinduism पर आप बहुत लिखते हैं, क्या आपको easily right wing tag कर दिया जाता है? देखिए, कुछ विषयों पे मुझे लेफ्ट विंग करारा जाता है, क्योंकि ऐसा मैं है? विमेंस Issue- राइट्स, LGBT राइट्स पे बात करता हूँ। Oh, issue कुछ driven है। इश्यूज़ पे मुझे राइट विंग करा, क्योंकि मैं गर्व से कहता हूँ कि भाई मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई गर्व से कहूँगा मैं, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे पंथों का, दूसरे रिलीजन्स का तिरस्कार कर रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, बट आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू। तो अगर इस बात पे सुने तो कोई मुझे राइट विंग कह देता है। लेकिन ये मैं कहूँ कि पश्चिम में मैं भारतीय हूँ, मुझे भारतीय जड़ों से जुड़ना है, लेकिन पश्चिम में अच्छी बातें हैं, हमें वो भी सीखनी चाहिए। तो ये तो आपको लगेगा ये तो लेफ्ट विंग है। तो ऑन सम इशूज आई गेस मे बी आई एग्री विद हियर, सम इशूज आई एग्री आउट देयर। एंड गौतम बुद्धा ने कहा था, truth is actually in the middle path usually. Interesting. That's a good note to end this with. Thank you very much. It was quite an insightful conversation. और काफी ज्ञान चक्षु जो है इन्होंने हमारे खोल दिए। अरे एक और शब्द, एक और शब्द, अब सारे भारी भरकम शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद जो हमारे क्रू में रायन हैं उनसे सीखेंगे कि उन्होंने क्या क्या, उनसे सुनेंगे अभी एक्चुअली उनका क्या क्या सर उन्होंने फट सीखा गया है। ये सब। उन्होंने टोपी पहन रखी थी शुरुआत में, वो उड़कर गिर गई है क्योंकि काफी हिंदी सुन लिया उन्होंने। सो बहुत बहुत शुक्रिया अमीश जी हमारे साथ बात करने के लिए। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड।